हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम, इसके अलावा पटवारी, कांस्टेबल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पशु परिचर और आपका महिला पर्यवेक्षक, इसी प्रकार के तमाम एग्जाम जहां कहीं भी आपके विज्ञान विषय आता हो, उसके लिए मैं क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। अभी तक हमने जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्पेस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है और अब अपन पढ़ रहे थे बायो और बायोलॉजी के अंतर्गत अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मानव रोग। और आज जो है मानव रोग का लास्ट लेक्चर रहने वाला है और ये लेक्चर है 75 नंबर का। अच्छा, यहाँ 74 लिखा हुआ है, ये 75 है भाई, है ना, समझ जाइएगा। ये 73 लिखा हुआ है लेकिन ये 75 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप वहां से देख करके अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आज की क्लास के अंदर हम जो है कुछ जो इधर उधर के छोटे छोटे से रोग रह गए हैं, जैसे कि मधुमेह रह गया है, आपका हाइपरटेंशन रह गया है, वात स्फीति रह गया है, जो एनसीईआरटी में और आरबीएससी में कहीं छोटे छोटे से दे रखे थे, वो सब चीजें भी मैं यहाँ समझाने वाला हूँ और उनकी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कुछ, वो लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में अब जो है ज्यादा रोग के बारे में कोई पीएचडी करने जाओगे तो फिर आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, ठीक। बाकी इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैं बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए ये मेरे द्वारा लिखित पुस्तक आप लोगों को पता ही है, मार्केट के अंदर सोमवार मंगलवार तक सभी जगह पर लगभग उपलब्ध हो जाएगी। तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। और अपने एक जो डाउट आ रहा है बार बार विद्यार्थियों का कि सर अगर हम इस पुस्तक को खरीदेंगे, ये ऑल इन पुस्तक है, ये बहुत मोटी होगी, वो होगा, देखिए भाई, सबसे पहले तो एक हमारे पास कम से कम गाइड होनी जरूरी है। साथ ही साथ मैं साइंस को जितने अच्छे से तरीके से पढ़ाता हूं और आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं इस साइंस और मैथ्स के लिए, मैं बता दूं दोस्तों, मेरे से कई गुना ज्यादा जो है सामान्य ज्ञान को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाते हैं अपने गौरव सिंह घाणेराव सर। आप लोग जानते ही हैं, जीजीडी प्लेटफॉर्म उनका है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं वो। तो उन्होंने भी बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी है, अपडेटेड जीके है इसके अंदर, इसलिए हमें ये एक पुस्तक निकालनी पड़ रही है। और इसके अलावा अगर सिंगल पुस्तक आएगी तो वो भी बता दूंगा। बाकी मेरा पूरा जो विज्ञान का कंटेंट है, जो आपको पूरी की पूरी क्लासेस के अंदर मिल रहा है, वो पूरा कंटेंट मैंने इस पुस्तक के अंदर दिया है, ठीक है। उल्टा हो सकता है कि इस पुस्तक में कुछ कंटेंट ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि जो वीडियोस है उनको देखते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट समझने होंगे। अब इसके अंदर मैंने आईयूपीएससी पूरा दिया है, लेकिन वो आईयूपीएससी के नियम काम कैसे करते हैं, एरोमेटिकता क्या होती है, उसको निकालने के लिए जो हकल्स का नियम है, वो आप जो है समझेंगे कैसे, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो मैंने इन वीडियोस के अंदर समझाए हैं। तो अल्टीमेटली इस पुस्तक का पूरा वीडियो फॉर्मेट में सामान्य विज्ञान जो है वो इस चैनल पर उपलब्ध है। आप इसे देख सकते हैं और अपने जो है नोट्स अगर बनाने में समस्या आ रही है, कई विद्यार्थी अब जुड़ रहे हैं जबकि हम तो पिछले 3-4 महीने से पढ़ा रहे हैं, तो अब उनको समस्या हो रही है। तो डरिए मत, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर ये बुक आ जाएगी, इसको ले लीजिए और अपने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन बाय लाइन उसमें से पढ़ते चलिएगा। कुछ कमी पेशी हो सकता है कहीं टॉपिक में ज्यादा होगा, किसी टॉपिक में कमी हो कोई, तो वो सब आप वीडियो के फॉर्मेट में से कैप्चर कर करके उस बुक के अंदर ही या उसके साथ में एक व्हाइट पेपर ऐड करके उसमें लिखते रहिएगा कि इसमें ये कम रह गया था या ये ज्यादा आ गया था। हो सकता है यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल एक दो एक्स्ट्रा करवाए हो, उसमें एक दो कम आए हो, तो सभी चीजें जो है आपकी मैनेज हो जाएगी। सामान्य विज्ञान इतना ज्यादा आपको कठिन भी नहीं लगेगा। जो पढ़ रहे हैं उनके कमेंट देखिए, आपको वो बता देंगे। अरे जिनको गणित समझ नहीं आती थी, अब वो गणित के अंदर कह रहे हैं सर हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो और क्या चाहिए भाई, है। और तो मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और आज जो है सबसे पहले मैं छोटी सी एक जानकारी आपको अति रक्तदाब के बारे में देना चाहूंगा। मैं एनसीईआरटी की पुस्तक की पूरी फोटोकॉपी वगैरह सब लेकर के आया हूं। उसमें जो छोटी छोटी चीजें रह गई है वो देख देख के भाई यहाँ पर जो है बता दूंगा कि हाँ ये रह गया था, ये रह गया था, ठीक है। तो एक अपन ने कल दमा तक की बातें कर ली थी, अब आज एक लिख लीजिएगा अति रक्तदाब के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, अति रक्तदाब, ठीक है। चलो लिखेंगे अति रक्तदाब, यानी
अति रक्तदाब का मतलब है एक्स्ट्रा रक्तदाब यानी हाइपरटेंशन की अपन बात करेंगे। ठीक है, अब हाइपरटेंशन क्या होता है देखेंगे। तो हाइपरटेंशन के अंदर बेसिकली हमारे जो शरीर में धमनियां होती है, आपको पता होगा ब्लड जो है वो धमनियों और शिराओं के माध्यम से ही हमारे शरीर के अंदर पूरा संचरित होता है, परिवहन उसका होता है। किसके माध्यम से? धमनियों और शिराओं के माध्यम से। तो जो धमनियां होती है उसके अंदर से जब कोई भी लिक्विड जाएगा, किसी भी पाइप में से मान लो कोई लिक्विड जा रहा है, तो वहां पर दाब तो लगेगा ही, कॉमन सेंस की बात है। वैसे ही धमनियों के अंदर से जब रक्त जाता है तो वहां पर दाब होता है, और उसी दाब का नाम क्या दिया जाता है? उस दाब का नाम दिया जाता है आपके रक्त दाब। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जो इसके अंदर रक्त दाब है, उस रक्त दाब की वजह से पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि रक्त दाब होता कितना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, और पशु परिचर का अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको तो ये रट्टा मार लेना है। ठीक है, चलो अब मानव के अंदर जो रक्त दाब होता है वो होता है आपका कितना? तो 120 mm HG ऑब्लिक 80 mm HG। समझ में आ गई बात? ये होता है। अब इसके अंदर 120 क्या है, 80 क्या है, वो भी बताऊंगा, लेकिन याद रखना कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 120 ऑब्लिक 80 mm HG। क्लियर? समझ में आ गई बात? और जो ये 120 आपका दाब है, ये कौन सा दाब होता है? तो ये होता है प्रकुंचन, प्रकुंचन दाब। ये क्या होता है? प्रकुंचन दाब होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये जो 80 mm HG होता है, ये होता है अनुशिथिलन दाब। ठीक है, अनुशिथिलन, एक मिनट, शिथिलन है, शिथिलन कर दिया मैंने, शिथिलन, शिथिलन दाब। ठीक है, ये होता है प्रकुंचन दाब। प्रकुंचन दाब का मतलब है जब संकुंचन होता है धमनियों के अंदर तब कितना दाब है, और ये तब है जब एकदम से आप सांस को छोड़ते हो तो आपकी धमनियां एकदम जब रिलैक्स होती है तब उसके अंदर दाब कितना होता है। और एमएम का मतलब आप समझते होंगे, और एचजी का मतलब मरकरी है। ये एमएम एचजी जो है दाब मापने की एक इकाई है, बस इतना समझ जाइए। ठीक है, तो दाब जो आपके धमनियों और शिराओं में होता है रक्त के कारण, उसे कहते हैं रक्त दाब। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 180 ऑब्लिक 80, 120 ऑब्लिक 80 mm HG। इसके अंदर 120 mm HG का मतलब क्या है? प्रकुंचन दाब, मिलीमीटर मर्क्यूरी दाब। ठीक है, और mm SG 80 कब होता है? जब अनुशीतलन दाब होता है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। अब इसके अंदर ये चीज भी जरूर ध्यान रखें कि अगर इस दाब के अंदर कोई परिवर्तन हो गया, क्या हो गया? इस दाब के अंदर कोई भी परिवर्तन हो गया तो दाब में परिवर्तन होगा। मान लो ये दाब बढ़ जाता है तो उसी को कहते हैं हाइपरटेंशन, यानी अति रक्तदाब। यानी रक्तदाब जो है आपका क्या हो गया है? बढ़ गया है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो ये जो है आपको अब ध्यान में रखना है। अब क्या होगा? मान लीजिए इसके अंदर अगर ये रोग हो जाता है तो ऐसे में हो सकता है कि या तो उसका जो है हार्ट फेल हो जाए, भाई आदमी जो है रोगी जो है उसका हृदय पात हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। इसके अलावा अगर ये नहीं हुआ तो मस्तिष्क जो है वो आघात हो सकता है। मस्तिष्क क्या हो सकता है? आघात हो सकता है, यानी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। या फिर जो है आपका क्या हो सकता है? तो वक्र सती हो सकती है। वक्र सती होने का मतलब है किडनी डैमेज जो है वो भी हो सकती है। किसकी वजह से? हाइपरटेंशन की वजह से, अति रक्तदाब की वजह से। तो ये रोग क्या है बेसिकली? ये तब होता है जब कोई व्यक्ति जो है किसी चीज को लेकर के ज्यादा परेशान रहता है। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कार्य करते हैं, मैं भी अपने कार्य के प्रति वफादार हूं, मैं भी अपने समय की बचत करता हूं, लेकिन मान लीजिए अब नींद आ रही है, बहुत सिर दर्द हो रहा है, आंखें चल रही है, फिर भी लोग उठ करके उस काम को करने में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं करनी है।
ये शरीर है, ये कोई जो है लैब नहीं है कि इसके अंदर नए नए एक्सपेरिमेंट करते जावे। कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरी रात जगते हैं और पूरे दिन सोते रहते हैं, तो ऐसे अपनी जो दिनचर्या बदलते हैं उस वजह से कई बार आपके स्वास्थ्य के ऊपर जो है गलत प्रभाव पड़ता है। और उस गलत प्रभाव का ही एक उदाहरण है हाइपरटेंशन। अगर आप किसी चीज को लेकर के, किसी सक्सेस को लेकर के हो सकता है, किसी एग्जाम को लेकर के हो सकता है, आप जो है ज्यादा टेंशन लेते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, केवल टेंशन लिए जा रहे हैं, लोगों को दिखा होगा तो सिर पे जो है मतलब टेंशन का टोपा पहन के नहीं चलते रहेंगे, टेंशन है, टेंशन है, टेंशन टेंशन। क्या करोगे ऐसी जिंदगी जी करके? है क्या कर लोगे यार जिंदगी में? टेंशन लेके नहीं घूमना है, रिलैक्स रह करके रहना है। हाँ, काम करिए, काम से प्रेम करिए, लेकिन अपने खुद से ज्यादा प्रेम किसी और से नहीं करना है, चाहे वो काम हो न चाहे कोई और हो। इशारा समझदारों को काफी होता है। तो प्यार उतना ही करे जितना आगे वाला डिजर्व करता हो, खुद से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करते हैं भाई, ये ध्यान रखना। नींद आए तो सो जाने का, जो होगा सुबह देखेंगे। तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको हाइपरटेंशन टाइप की रोग हो जाएंगे। फिर आप क्या क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर आपका रक्त के शरीर के अंदर जो है, जैसे ये प्रेशर बढ़ा, ये प्रेशर बढ़ते या तो ये हो जाएगा हृदयपात, यानी कि हार्ट फेल हो जाएगा, लोग गए ऊपर टपक गए, अब क्या करोगे? अरे वो उससे बच गए तो मस्तिष्क आघात हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। ब्रेन स्ट्रोक भी होने का मतलब वही हेमरेज होना, खत्म हो जाओगे। और वक्रसती, अगर किडनी डैमेज हो गई तो भी मर ही जाओगे। तो भैया मरना नहीं है, जिंदा रहना है। ठीक, चलिए लिखेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। इसके बाद में और छोटा सा कोई रोग हो तो भाई बात कर लेता हूं मैं आगे। कौन सा रोग आ जाता है इसके अलावा? चलिए, हाँ, एक ये जो है अपना हृदय पेशी रोग, रोधगलन, ये भी एक पता नहीं कैसा रोग है, ये आरबीएससी के अंदर दे रखे हैं, तो हो सकता है पूछ ले वे। ऐसे रोग हैं जिनके नाम आज तक किसी बुक में नहीं मिलते, मेरे को भी आरबीएससी की बुक में ही मिले हैं, सही बता रहा हूँ भाई, झूठ बोलने की आदत नहीं है अपनी कि ओ मैंने पीएचडी करके ढूंढे थे, नहीं भाई, कोई ढूंढे नहीं थे। जो जहां से मिलता है वहां वहां से इकट्ठा करते हैं और वही चीज आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक आपका नया रोग है, एकदम आपने अभी नाम नहीं सुना होगा, हृदय पेशी, लिखिएगा, हृदय पेशी रोधगलन। क्या नाम है? हृदय पेशी रोधगलन। अब ये हृदय पेशी रोधगलन क्या होता है? तो बेसिकली इस रोग के अंदर एक आपके कोरोनरी धमनी होती है, हमारे शरीर के अंदर जो धमनियां पाई जाती है वैसे ही एक कोरोनरी धमनी होती है, एक कोरोनरी सीरा भी पाई जाती है। तो जो हृदय पेशी रोधगलन है इसका संबंध किससे है? कोरोनरी धमनी से। किससे संबंध है? कोरोनरी, कोरोनरी, एक मिनट है ना, कोरोनरी धमनी। तो जो कोरोनरी धमनी होती है, उस कोरोनरी धमनी के अंदर अगर जो है आपका रुधिर आपूर्ति क्या हो जाए, एकदम से कम हो जाए, अचानक से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो जब कोरोनरी धमनी के अंदर रक्त आपका एकदम से बहना कम होगा, या उसके अंदर जो आपूर्ति, उसके अंदर जो सप्लाई हो रहा था, मान लो वो एकदम से कम हो गया, ऐसे में फिर जो है उसे कौन सा रोग हो जाएगा? ये हृदय पेशी रोधगलन हो जाता है। तो क्या होता है? कोरोनरी धमनी, इसमें अचानक, अचानक रक्त आपूर्ति कम हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो जब आपके कोरोनरी धमनी के अंदर अचानक से रक्त जो है आपूर्ति कम हो जाती है तो उसे अपन कहते हैं क्या? हृदय पेशी रोध गलन। ठीक है, इसको लिख लेंगे फटाफट से जल्दी से, फिर और इसमें देख लेते हैं, कुछ और भी चीजें बाकी रह गई होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक, और बेसिकली हृदय पेशी रोध गलन का जो है आप दूसरा नाम भी सुना होगा, और वो सभी ने सुना होगा, वो है हार्ट अटैक। क्या? हार्ट पर अटैक होना, है ना, हार्ट अटैक। तो ये इसी का बेसिकली पर्यायवाची शब्द है और कुछ भी नहीं है। हार्ट अटैक जब आता है तब भी यही होता है कि जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे ही हृदय पेशी रोधगलन कब होता है? जब कोरोनरी धमनी के अंदर रक्त आपूर्ति कम होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको जल्दी से लिख लेंगे। फिर अपने पास एक वात स्फीति और रोग है, ठीक है, इसकी भी अपन बात कर लेंगे, इसमें क्या होता है। चलो, तो वात स्फीति रोग की बात कर लेते हैं अब।
वात स्फीति रोग। अब ये वात स्फीति रोग क्या है? तो वात स्फीति रोग जो है बेसिकली आपने देखा होगा, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले लोगों को तो बहुतों को देखा होगा है। कोई अगर पीता भी है तो भाई पहले बता रहा हूं, मेरी क्लास अगर ज्वाइन कर रहा है तो आज से ही छोड़ देना। अगर मुझे आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, गुरु जो मानना है वो मान लीजिए, भले आप गुरु बन जाइए, मेरे को शिष्य मान लीजिए, लेकिन अगर आप ये बीड़ी सिगरेट टाइप का कुछ पीते हैं, कुछ खाते हैं, गुटखे वगैरह, तो कृपया करके बंद करिए। इससे आपके परिवार को भी बचाइए और आस पड़ोस के लोगों को भी बचाइए। आपको बता दूं, ये जो वात स्फीति रोग है, ये जो पीते हैं बीड़ी सिगरेट, उनको तो कम होता है, लेकिन जो उनके साथ घूमने वाले हैं, उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं, क्योंकि जो बीड़ी और सिगरेट से निकलने वाला, जो धूम्रपान से निकलने वाला धुआं जो है, धूम्रपान से निकलने वाला धुआं, उस निकलने वाले धुएं के कारण क्या होता है बेसिकली, तो धूम्रपान की वजह से निकलने वाला जो धुआं है, उस धुएं से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो फुफ्फुसे होते हैं, जो फेफड़े वगैरह हैं, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और उन पर जो भी प्रभाव पड़ेगा तो वो क्या करेंगे, काम करना थोड़ा सा कम कर देते हैं, और इसी रोग को अपन क्या कह रहे हैं, वात स्फीति रोग कहते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए कि ये किससे होते हैं, तो धूम्रपान से संबंधित ये रोग है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, तो फुफ्फुसों, जो फुफ्फुसी रोग होते हैं, उसमें से ये एक है। ये कैसा रोग है, तो ये आपका फुफ्फुसी रोग में से एक रोग है, ठीक है। ये फुफ्फुसी जो रोग होते हैं उनमें से एक ये रोग है, और इसके अलावा इसमें कोई बड़ी चीज ज्यादा याद रखने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। इसके अलावा मोतियाबिंद की बात जो है अगर करें, तो मोतियाबिंद आप लोगों को मैं जब आपकी दृष्टि वाला टॉपिक था वो पढ़ाया, तब मैंने बता दिया था, और अभी भी बता देता हूं कि हमारे देश के अंदर बेसिकली, देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में अत्यधिक ये देखा जाता है कि जो लोगों की जैसे जैसे उम्र होती है तो उन्हें जो है दूर का और पास का और दिखने की थोड़ी सी समस्या होती है, उनकी आंखों के सामने जो है धुंधलापन ज्यादा होने लगता है। तो वो जो रोग है उसी को अपन कहते हैं मोतियाबिंद। फिर इसका इलाज होता है ऑपरेशन वगैरह करवा करके, इससे अपन जो है छुटकारा पा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात तो इतनी है नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है एक सबल बॉय, ये जो रोग है ये भी आपका आंखों से संबंधित है, लिख लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ और सबल बॉय रोग भी इधर ही लिखवा देता हूँ। कई बार क्या है कि ऐसे रोग पूछ लिए जाते हैं जो पता ही नहीं हो, फिर आपको दिक्कत दे, फिर आप कहोगे कि सर आपने पढ़ाया नहीं। लिखो भाई, सबल बॉय। अब ये जो रोग है ये आपके आंखों से रिलेटेड रोग है। किससे रिलेटेड है, आंख से संबंधित, ठीक है। इतना भी अगर पता है तो खूब है, क्योंकि सबल बॉय नाम आते ही लोगों को तो लगेगा बॉय नाम आया है, नहीं छोटे बच्चों को होने वाला कोई रोग होगा और वो बच्चों का रोग करके ठीक करके आ जाएंगे। नहीं भाई, ये आंखों से संबंधित सबल बॉय रोग होता है। और यह जो है आपके इसके अंदर बेसिकली जो हमारी आंखों के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ रहता है उसके अंदर क्रिएट होने वाला या उससे संबंधित ये एक रोग होता है, ठीक। इसकी वजह से आपके क्या होगा, तो इसकी वजह से जो है आपको बिल्कुल अंधापन भी आ सकता है। इसके अलावा इसमें जो है आपकी द्रव्य में अधिक मात्रा में जब है, अगर हो जाता है अपनी आंखों के ऊपर जो है द्रव ज्यादा भर जाएगा, तो अपनी आंखों के ऊपर क्या आएगा, दबाव आएगा, और उस दबाव के कारण जो है क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगा और आपके अंधापन भी आ सकता है, ठीक है। एक इसके अलावा और है भेंगापन रोग, और है, लो भाई देखो नाम भी अजीब अजीब आ रहा है, ये एक और छोटा सा रोग है, लिख लो इधर, और ये फिर भेंगापन के बाद में रोग ही खत्म। एक आ रहा है छोटा सा भेंगापन रोग। अब ये जो भेंगापन रोग है ये भी आपके नेत्र से संबंधित है, ठीक है। और ये कब होता है, तो ये नेत्र दोष जो है कब होता है, जब पेशियों के अंदर कोई समस्या हो, पेशियों में जब खिंचाव वगैरह आता है तब ये भेंगापन होता है। तो ये भी किससे संबंधित है, आंख से संबंधित, ये ध्यान रखना, ठीक। चलो, तो अब जितने भी महत्वपूर्ण जो रोग थे वो सब मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा मधुमेह जो रोग होता है उसकी अगर थोड़ी सी बात करो, लिख लीजिए इधर ही। छोटे छोटे से रोग है, अब तो ज्यादा कुछ है नहीं इसलिए।
अब मधुमेह रोग यानी है आपका क्या होता है, डायबिटीज, ठीक है। मधुमेह की बात करते हैं, तो मधुमेह जो रोग है वो कब होता है, जब आपके शरीर के अंदर जो है शर्करा की मात्रा जो है ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप ये कहेंगे कि सर शर्करा तो सभी खाते हैं लेकिन कुछ लोगों को होता है कुछ को नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर आप लोगों को बता दूं कि जब आपके शरीर में आपके इंसुलिन का जो स्त्राव हो रहा था वो अगर कम हो जाएगा तो फिर आपको जो है ये मधुमेह रोग होता है। क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, उस शर्करा को जो है लगातार आगे से आगे अपने शरीर के अंदर भंडारित होने नहीं देता है, और उससे जो है फिर आपको ये रोग नहीं होता। लेकिन मान लीजिए कि इंसुलिन की मात्रा जो है अपर्याप्त हो जाए, तो ये कब होगा, इंसुलिन की मात्रा अपर्याप्त होने पर, इंसुलिन अपर्याप्त अपर्याप्त होने पर, ठीक है। तो जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा अपर्याप्त हो जाती है, स्त्राव अपर्याप्त हो जाता है, उस समय पर यह मधुमेह रोग होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारे शरीर में, जब इसकी वजह से रक्त के अंदर शर्करा बढ़ता है तो फिर ये हो जाता है। अब मधुमेह जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मधुमेह रोग, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका टाइप 1 डायबिटीज, एक है टाइप 2। जिसमें टाइप 2 जो है उसे आप ये कह सकते हैं कि ये कैसा रोग है, तो ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। ये जो पहला वाला आपके नाम आएगा टाइप 1 आएगा, वो आपके इंसुलिन पर निर्भर करता है, ठीक, इंसुलिन पर निर्भर। जबकि ये जो दूसरा वाला है ये इंसुलिन पर निर्भर नहीं करता है, इंसुलिन पर निर्भर नहीं। समझ में आ गई बात, ये इंसुलिन के ऊपर आपके निर्भर नहीं करता है। तो मधुमेह में इतना ही याद रखना है। बाकी इसमें जो है आपके खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, जो मीठी चीजें होती है उनको कम खाना चाहिए, मिठाई वगैरह फिर उस टाइम पे जो है ये चीजें बंद कर देनी चाहिए, शक्कर है, चाय है, ये सब चीजें धीरे धीरे जो है हमें इनको बंद करना चाहिए। और ऐसा कहा भी जाता है कि एक उम्र के बाद में हर व्यक्ति को जो है खाने की चीजों पर कुछ ना कुछ अपने रिस्ट्रिक्शन लाने ही चाहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छे से बना रहे। अब कई बार जो है फिर युवाओं के मन में ये भी आता है कि सर पहले के लोग भी तो खाते थे, उनको तो ये सब रोग नहीं होते थे। अरे देखिए दोस्त, जब आप ये पुस्तक पढ़ोगे तो इसमें हमने एक लाइन स्पष्ट मेंशन करी है कि ये सब जो रोग है ना, ये मधुमेह वगैरह इस टाइप के रोग तभी होते हैं जब आपका शरीर जो है मोटापे को बनाते जा रहा है, लेकिन आप लोग जो है डेली कसरत नहीं कर रहे हैं, पसीना अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो उस समय पर जो है ये रोग फैलते हैं। आज की आप लोग देखते होंगे कि युवा जो है जैसे ही उसका जन्म होता है एसी में आजकल जन्म होने लग गया है, ठीक है। डॉक्टर भाई कहाँ आजकल एसीओ के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हो रहा है वो एसी में जन्मा है। थोड़ा बड़ा होगा माता पिता उसके लिए एसी ले आते हैं, एसी में रहता है। स्कूल जा रहा है तो स्कूलों में भी आजकल एयर कंडीशनर लगा दिए जाते हैं। बढ़िया बस में जा रहा है, बस से आ रहा है, बस में भी जा रहा है तो मम्मी पापा उसको छोड़ने जा रहे हैं। फिर घर पे आने के बाद में उसको पढ़ाई के लिए केवल कहा जाता है, लेकिन उसका बैग भी मम्मी उठा करके दे रही है उसको। फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कॉलेज लाइफ आ जाती है, कॉलेज लाइफ में वो बढ़िया एक छोटी सी किताब डाल के इधर और बैग बढ़िया सा लेकर के यूं घूमता रहता है और जाकर के कॉलेज और सीख करके कुछ आ जाता है बस। लेकिन उन्होंने अपनी क्या लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है। पहले तो एक संदेश भी अगर जो है यहां से वहां पहुंचाना होता था तो हम चल करके जाया करते थे, लेकिन अब तो क्या है, फोन का जमाना है, टेका मोबाइल, हाँ भाई साहब ये हो गया ठीक है, वो भी आगे वाला भी आ जाता है और उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आगे वाला आएगा तो वो भी चलते नहीं आता, वो बाइक लेके आता है। चाहे अभी तो है ना, मतलब 1 किलोमीटर चलना है तो क्या बाइक ले लो यार, 1 किलोमीटर तो बड़ी बात है, 100 मीटर। मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं यूं कह दूं कि भाई 100 मीटर चलना है, 100 कदम चलना है, बाइक ले लेते हैं यार, गाड़ी ले लेते हैं यार। मतलब उनको क्या है कि अब चलने की आदत चली गई है। और जब इंसान जो है अपनी पुरानी आदतों को जैसे जैसे छोड़ते जा रहा है, जैसे जैसे आधुनिक युग आता जा रहा है, वैसे वैसे रोग जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। आज आप ये बताइए, पहले आपको पढ़ने के लिए एक जगह पर बिठा करके आपको पढ़ाया जाता था, आपको आदत हुआ करती थी कि 6 6 घंटे आप स्कूल में बैठते थे। अब आज ऑनलाइन जमाना आ गया है। मैं भी कहीं और से आपके लिए देखो सिरोही जिले से रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर इस वीडियो को जैसलमेर तक, प्रतापगढ़ तक के बच्चे देखते हैं और वो कमेंट करते हैं सर
हमने ये देखा था। एक विद्यार्थी ने अलवर से मैसेज किया, सर आपकी बुक अलवर में मिल जाएगी क्या? कोई चूरू से मैसेज कर रहा है, कोई झुंझुनू से, कोई कोटा से, कोई अलवर पंजाब से, उस साइड से भी मैसेज आ रहे हैं, यूपी से कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, एमपी से बच्चे कुछ जुड़ रहे हैं। तो मतलब ये बताइए कि भाई अब इससे क्या हुआ है? आप मेहनत नहीं कर रहे, मैं भी मेहनत नहीं कर रहा। पहले क्या होता था, अब ये जो लेक्चर है आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये आगे भी आपके जो है लगातार आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, तो आप भी बस वो घर बैठे बैठे आराम से बैठ करके पढ़े जा रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीजें जो है ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अब जो है एक जमाना अब ऐसा आ रहा है, एक दुनिया ऐसी आ रही है जहां पर हर समय कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है। तो आपको भी अपने जीवन शैली में धीरे धीरे परिवर्तन लाना होगा। अब ये रोग जो है सब यहीं पर समाप्त होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे रोग पढ़ाए जा सकते हैं ना। कोरोना के वेरिएंट के बारे में एक विद्यार्थी कह रहा था, तो भाई देखो कोरोना के वेरिएंट वगैरह जो है इतने ज्यादा अपने को डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। अपने अब ऐसे पढ़ने जाएंगे तो पता नहीं कितने सारे रोग हैं। हेपेटाइटिस आपको बताया था 5 प्रकार के होते हैं, लो अब उसमें भी पता है आपको ABCD चारों जो 5 है उनको भी अलग अलग पढ़ाऊं तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। लेकिन हमें PhD नहीं करनी है, हमें उतना ही पढ़ना है जितने हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो जहां से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के हिसाब से मैं वो चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं। और रोगों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और 5 से ज्यादा वीडियो मेरे लिए भी फिर एक टॉपिक पर बनाना पॉसिबल नहीं है। बाकी हमारी किताब के अंदर सब भरपूर लिखा है मैंने, पता नहीं कितने 7-8 एक पेज मैंने जो है इस रोग के ऊपर दे रखे हैं आपके। आप आराम से पढ़ना, फुल डिटेल के अंदर है, वहां कुछ समझ में आने वाली बात ही नहीं है, रट्टा मारना है, याद कर लेना, ठीक। अब अपना अगला टॉपिक कौन सा लेवे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।